ओके दोस्तों, सिमिली हो गया। अब हम बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर को हिंदी में हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर को रूपक अलंकार कहा जाता है। सिमिली को उपमा अलंकार कहते हैं और मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर के बारे में समझते हैं कुछ बातें जिससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, वो तो एक बहुत सिंपल सी बात कहते थे जो हमें अच्छी लगती है, आज भी उस कॉन्सेप्ट क्लियर होने में समझ में आती है कि मेटाफर और सिमिली एक दूसरे के बहन भाई हैं। ये सिबलिंग्स हैं, मतलब दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही एक ही काम करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है, एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि इस लाइन में मेटाफर है कि इसमें सिमिली है? देखो, मेटाफर में एक तो जो है ना, कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं होता। इसमें अगर हम बात करें तो इंप्लाइड कंपैरिजन होता है। क्या होता है? इंप्लाइड कंपैरिजन होता है। तुलना जो होती है वो छिपी हुई होती है, अंतर्निहित होती है, डायरेक्ट नहीं होती। सिमिली में एक चीज की कंपैरिजन हम दूसरे से डायरेक्ट कर लेते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। बस 10-15 मेटाफर में इंप्लाइड कंपैरिजन होता है, मतलब तुलना तो होती है लेकिन वो तुलना जो होती है वो छिपी हुई होती है। ठीक है ना? इसमें एक्चुअली कंपैरिजन के बजाय, इसकी बजाय ना, इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है। इसमें सीधा बताया जाता है कि ये चीज उस जैसे नहीं, ये चीज वही है। आपने कहा राम इज अ लायन, राम शेर है, आपने तो राम को शेर बता दिया, स्टेटमेंट दे दिया, ये मेटाफर है। और आप कहते हैं कि राम इज एज ब्रेव एज अ लायन, राम इतना बहादुर है जितना कि लायन है, तो फिर वो वाली बात जो है वो हो जाएगी सिमिली। इसमें तो रूपक अलंकार है, ये तो रूप देते हैं कि तो वैसा है। इसमें स्टेटमेंट देते हैं, और ये स्टेटमेंट जो होता है ना, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? आइडेंटिफिकेशन। इसमें तुलना डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। इसमें एक्चुअली कंपैरिजन की बजाय स्टेटमेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। इसमें भी जो होता है ना, तुलना अगर करते हैं तो टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स, दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच में तुलना की जाती है। दो अलग अलग चीजों के बीच में तुलना होती है, टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स। और तुलना की बजाय इसमें आइडेंटिफिकेशन कहो तो ज्यादा अच्छा है। तुलना की बजाय इसमें अगर आप स्टेटमेंट देना कहो तो ज्यादा अच्छा है। तुलना अगर कहते हुए तो डायरेक्ट नहीं होती, एक्सप्लिसिट नहीं होती, इम्प्लिसिट होती है। ठीक है ना? और इसमें जो है ना, लाइक, एज, इस प्रकार के शब्दों का यूज तुलना करने के लिए नहीं होता। इसमें एज नहीं आता, इसमें लाइक शब्द का यूज नहीं करते हैं। इसमें दो चीजों को आप क्या करते हैं, रूपक अलंकार है, मेटाफर है। इसमें एक चीज को ना दूसरी चीज के ऊपर रख देते हैं, ऐसे पिछली चीज दिखती नहीं है, मतलब रूप, उसको आपने इसका रूप दे दिया, इसको बता दिया। डायरेक्ट जो है ना, आपने उसको बता ही दिया, तुलना करने के बजाय उसके डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, आपने डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन बता दी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो अभी रॉबर्ट बर्न्स का, थोड़ी देर पहले हम एक वाक्य पढ़ रहे थे रॉबर्ट बर्न्स का, जब वो कहता है कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, तब तो वो सिमिली है। और अगर आप लाइक हटा दो, माई लव इज अ रेड रेड रोज, मेरा जो लव है वो रेड रेड रोज है। अगर आप कहते हैं माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, तब तो वो सिमिली है। और आप कहते हो कि माई लव इज अ रेड रेड रोज, तो वो फिर सिमिली ना होकर के वो मेटाफर हो गया। मेटाफर में क्या होता है, आप किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में उसके गुण आरोपित कर देते हैं, डायरेक्ट एट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको पहचान बता देते हैं। अब आपने क्या किया,
आपने कहा कि जो माई लव है वो रेड रोज की तरह है, तो रोज के गुण आपने डाल दिए किसमें, माई लव में। तो थोड़ा टेक्निकल दो वर्ड और समझ लीजिए आप। जिसके गुण डालते हैं उसको हम कहते हैं व्हीकल, व्हीकल कहते हैं टेक्निकली, और जिसके अंदर गुण डाला जाता है उसको कहते हैं टैनर। जिसके गुण, रोज के गुण आपने माई लव में डाले, प्रेमिका में डाले, तो जिसके गुण डालते हैं वो तो होता है क्या, व्हीकल। व्हीकल चल करके जाएगा, अपने गुण लेकर के जाएगा किसके अंदर, टैनर के अंदर। तो मेटाफर में दो टर्म होती हैं, मेटाफोरिकल टर्म में दो वर्ड्स होते हैं। एक तो व्हीकल जिसके गुण किसी नाउन प्रोनाउन में, किसी वस्तु में डाले जाते हैं, थिंग में, एनिमल में या पर्सन में, तो जिसमें गुण डाले जाते हैं उसको टैनर कहते हैं। जिसके गुण वहां से यहां आते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसको आप लोग व्हीकल कहते हैं। माई लव इज अ रेड रेड रोज। तो अब आपको मेरा लव जो अगर आप देखेंगे तो आपको रोज की तरह दिखाई देगा। उसको आपने आइडेंटिफिकेशन दे दी कि आप रोज को देख लो चाहे मेरे लव को देख लो, एक ही बात है। तो रोज को आपने लव बता दिया। अब आपको लव जो है किसकी तरह दिखाई देगा, रोज की तरह। आपने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो देखो आपने क्या कहा, कालिदास के अंदर आपने गुण डाल दिए शेक्सपियर के। आपने कहा कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है। जैसे मान लो कोई अंग्रेज आया और आपसे पूछता है, कहीं वो शेक्सपियर का फोटो देखता है या उसकी कोई किताब देख रहा है और पूछ रहा है हु इज कालिदास। अब आप समझा रहे हो यार कालिदास मैं इसको कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। तो आपने कहा यार कालिदास एक अच्छा ड्रामेटिस्ट है, एक बहुत अच्छा पोएट है, और अंग्रेजों के यहाँ ऐसा शेक्सपियर है। तो आपने कहा भाई साहब हमारे जो कालिदास है ना वो भारत के शेक्सपियर की तरह हैं। अब तरह तो लगाया नहीं आपने, लाइक तो लगाया नहीं। अगर आप कहते थे कालिदास इज लाइक शेक्सपियर तब तो वो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। आपने तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, डायरेक्ट कह दिया कालिदास तो भारत के शेक्सपियर है। आपने डायरेक्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन बता दी, आपने कालिदास की पहचान बता दी। आपने क्या किया, शेक्सपियर के गुण आपने कालिदास में डाल दिए। तो ये तो व्हीकल हो गया और ये हो गया आपका टैनर। जिस व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति में डालते हैं, तो जिसके गुण डालते हैं वो तो व्हीकल है, और जिसमें डालते हैं वो टैनर होता है। और ये पहचान बताई जाती है, या आइडेंटिफिकेशन होता है, या स्टेटमेंट दे, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया कालिदास तो भारत का क्या है, शेक्सपियर। एक चीज और देख ले, मेटाफर की पहचान और होती है कि जो सेंटेंस दिया होता है ना, अगर उसमें मेटाफर होगा तो उसका शाब्दिक अर्थ तो अलग होगा, उसका वर्ड मीनिंग तो अलग होगा, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ अलग होगा। शाब्दिक अर्थ अलग होगा और मेटाफोरिकल मीनिंग अलग आएगा। जो आप पहचान बताते हो ना उसमें कोई मेटाफर होता है तो उसमें एक अलग आएगा। ये मुहावरों की तरह होते हैं एक तरह से, मतलब आपको शाब्दिक अर्थ अलग दिखेगा और वास्तविक अर्थ, वर्ड मीनिंग अलग होगा और उसका मेटाफोरिकल मीनिंग अलग आएगा। जैसे आपने कहा कालिदास भारत के शेक्सपियर है, तो क्या वास्तव में वो भारत के शेक्सपियर हैं? नहीं, वो शेक्सपियर जैसे हैं। जिस प्रकार शेक्सपियर एक बहुत ही महान ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, उसी प्रकार संस्कृत में ड्रामा लिखने वाले कालिदास जी थे। तो ऐसे जो ये आइडेंटिफिकेशन या स्टेटमेंट देते हैं, इसमें कंपैरिजन तो है कि कालिदास की कंपैरिजन शेक्सपियर से कर रहे हैं, बट वो एक्सप्लिसिट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, वो इम्प्लिसिट कंपैरिजन है। और कहीं पर भी लाइक और एज जैसे शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। जैसे आपने कहा राम इज अ टाइगर, आपने कहा राम टाइगर है, तो आप क्या बताओ, क्या वास्तव में राम टाइगर है क्या? क्या वास्तव में वो बाघ शेर की तरह है क्या? नहीं, आपने कहने का है कि जैसे टाइगर बहादुर होता है उसी प्रकार बहादुर कौन है, राम है। तो आपने टाइगर के गुण किस में डाले हैं, राम में डाले, और आपने राम की पहचान बता दी, वो टाइगर है। अगर वो कहता राम इज एज ब्रेव एज टाइगर, एज अ टाइगर, तब वो सिमिली हो जाता। एज सो एज, लाइक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे, मतलब इनडायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, तो वो मेटाफर है। तो मेटाफर में क्या हो गई बातें, अगर हम देखें तो मेटाफर में कंपैरिजन तो होता है, बट वो इम्प्लिसिट होता है, अंतर्निहित होता है, छिपा हुआ होता है।
दूसरा, इसमें एज और लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग करके तुलना नहीं करती, बल्कि इसमें तो स्टेटमेंट होता है, इसमें तो आइडेंटिफिकेशन होता है। एक क्या करता है मेटाफर में, एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में, दूसरे व्यक्ति में, दूसरे जानवर में आरोपित करते हैं, अप्लाई करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए और स्टेटमेंट देने के लिए। एक मेटाफर खास बात होती है कि इनके शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और इनके वास्तविक अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं। शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और वास्तविक अर्थ इनके अलग होते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। मेटाफर, ए वर्ड विच इन लिटरल एंड स्टैंडर्ड यूजेज डिनोट्स वन काइंड ऑफ थिंग, क्वालिटी ऑफ स्टेट और स्टेट इज अप्लाइड टू अनदर। इसमें क्या करते हैं, एक प्रकार की कोई वस्तु, उसकी क्वालिटी, उसकी स्थिति को दूसरी वस्तु में अप्लाई करते हैं। ये दोनों चीजें भी अलग अलग होती हैं, सिमिली की तरह। टोटली डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स होती हैं। और एक वस्तु के गुण, क्वालिटी और दशा को दूसरे व्यक्ति में, वस्तु में अप्लाई करते हैं। वन काइंड ऑफ थिंग, क्वालिटी और स्टेट, एक प्रकार की वस्तु, क्वालिटी या स्टेट, दशा को, स्थिति को अप्लाई करते हैं दूसरे में, इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और आइडेंटिटी। किसके रूप में? स्टेटमेंट देने के रूप में या आइडेंटिटी, पहचान बताने के रूप में। कंपैरिजन के रूप में नहीं, कंपैरिजन होता है बट वो इंप्लाइड होता है इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के बजाय इसमें आइडेंटिटी होती है, इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है। एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में अप्लाई कर देते हैं। जिस वस्तु गुण अप्लाई करते हैं उसको व्हीकल कहते हैं, जिसमें अप्लाई करते हैं उसको टेनर कहते हैं। वो आगे पढ़ लेंगे हम लोग। कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, इसमें कंपैरिजन दो बिल्कुल अलग अलग चीजों में होता है। कैटेगराइजिंग देम एज आइडेंटिकल, लाइक और एज, यहां आर नॉट यूज। लाइक और एज का कंपैरिजन के लिए यूज नहीं किया जाता। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। शेक्सपियर के मैकबेथ में कहा गया लाइफ क्या है, एक वॉकिंग शैडो की तरह है, कुछ नहीं है सिवाय वॉकिंग शैडो के। जैसे वॉकिंग शैडो जो होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बहुत छोटी होती है, कभी बहुत लंबी हो जाती है। ऐसे जीवन में कभी खुशियां आती हैं, कभी दुख आते हैं, जीवन के बदलते रहते हैं रूप। तो मैकबेथ में, शेक्सपियर के मैकबेथ में डायलॉग बोला गया, तो यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ कुछ नहीं है सिवाय एक वॉकिंग शैडो के। शेक्सपियर ने कहा अपने कॉमेडी एक ड्रामा के अंदर, एज यू लाइक इट में, जो कहता है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया क्या है, स्टेज है। लाइक नहीं लगाया, बट दुनिया को क्या बता दिया उसने, स्टेज बता दिया, रंगमंच बता दिया। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी आदमी हैं, जितने भी औरतें हैं, ये सब प्लेयर्स हैं उस ड्रामा के। ये एक्टर एक्ट्रेसेस है जो इस दुनिया में आते हैं, इस स्टेज पर आते हैं, एंटर करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और दूसरे छोर से एग्जिट कर जाते हैं। इसी प्रकार मानव है जो इस दुनिया में आता है, अपने तरह तरह के रोल प्ले करता है। 7 स्टेज ऑफ मैन उसने गीत गाया उसके अंदर, उसमें बताता है कि वो कभी बच्चे का रूप करता है, तो कभी वो छोटा बच्चा, तो कभी थोड़ा बड़ा बच्चा स्कूल जाने वाला, फिर वो नौजवान बनता है, फिर वो अधेड़ उम्र का बनता है, फिर वो पेंटालून वाला रूप आता है उसका, फिर लास्ट में वो मरने वाली स्थिति में आता है। टीथ, टेस्ट, आईज, वो बूढ़ा बिल्कुल हो जाता है और अपना रोल प्ले करके 7 अवस्थाएं प्ले करके वो यहां से चला जाता है। 7 स्टेज ऑफ मैन इसी के उसमें है। तो ये कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया को क्या बता दिया उसने, स्टेज बता दिया। तो कंपैरिजन तो है बट इंप्लाइड है, दो अलग अलग चीजें हैं, दुनिया और स्टेज, और उनके एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये दुनिया क्या है, एक स्टेज की तरह है। तो इसमें कंपैरिजन के बजाय आइडेंटिटी और स्टेटमेंट होता है। लाइक और एज शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, ही इज द गांधी ऑफ आवर क्लास, किसी लड़के के बारे में कह रहे हैं कि वो हमारे क्लास का गांधी है, तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे क्लास का गांधी है। बट देखो, शाब्दिक अर्थ क्या है, वो गांधी है। वास्तविक अर्थ क्या है, जैसा गांधी बिल्कुल अहिंसावादी थे, सत्यवादी थे, वो सत्य को, ट्रूथ को मानने वाले थे, ऐसे हमारी क्लास में एक लड़का है जो सिंपल सादी जिंदगी जीता है, सच की, अहिंसा की, इनकी बातें करता है, बिल्कुल गांधी की तरह। तो तुलना तो है बट वो छिपी हुई होती है, स्टेटमेंट होता है। किसी लड़के को आपने क्या बता दिया, गांधी बता दिया, ठीक है ना। और देखिए आप लोग मेटाफर के एग्जांपल्स। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, भारत के शेक्सपियर हैं। तो आपने कालिदास को भारत का शेक्सपियर बता दिया। ऐसे जब बर्न कहता है कि माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, तो लाइक लगा देता है, तब तो वो क्या है, सिमली है।
और वो कहता है कि माई लव इज अ रेड रेड रोज, जो लाइक नहीं लगाता है तो ये चीज क्या है? मेटाफर। तो सिमली और मेटाफर एक दूसरे के बहन भाई हो गए कि नहीं हो गए? लाइक लगा दो, एज लगा दो, तब तो सिमली है। लाइक और एज मत लगाओ तो फिर वो क्या है? मेटाफर है। मेटाफर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टेनर होता है और एक व्हीकल होता है। टेनर क्या होता है? जैसे माई लव जो वर्ड है यहाँ पे, ये क्या है? ये टेनर है। द सब्जेक्ट इन अ मेटाफर टू विच एट्रीब्यूट्स आर एस्क्राइब्ड, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है जिसमें चीजों के गुण रखे जाते हैं। विच एट्रीब्यूट्स आर एस्क्राइब्ड, जिसमें गुण एस्क्राइब करते हैं। रोज के गुण जिसमें एस्क्राइब किया, आपने डाला, एट्रीब्यूट किया, उसके एट्रीब्यूट्स गुणों को आपने एस्क्राइब किया। व्हीकल क्या होता है? फॉर द मेटाफोरिकल टर्म, जो रोज था ना, ये मेटाफोरिकल टर्म है, इसी के गुण तो हमने रोज में उसमें माय लव में डाले, तो रोज हो गया व्हीकल। ये मेटाफोरिकल टर्म के लिए यूज किया जाता है, रोज के लिए। ऑफ विच, जिसके एट्रीब्यूट, जिसके गुण एस्क्राइब करते हैं। रोज के जो गुण थे, ब्यूटी के, फ्रेग्रेंस के, सॉफ्टनेस के, उन गुणों को अपने माय लव में एस्क्राइब किया, उन एट्रीब्यूट्स को अपने एस्क्राइब किया है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज को, एस्क्राइब मतलब यहाँ डेडिकेट किया है, डिवोट किया है, ट्रांसफर किया है। इट कैन डिस्टिंग्विश टू एलिमेंट्स, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, मेटाफोरिकल टर्म एंड द सब्जेक्ट टू विच इट इज अप्लाइड। एक तो मेटाफोरिकल टर्म जो रोज है, ये तो मेटाफोरिकल टर्म है। इस मेटाफोरिकल टर्म को आपने क्या किया? माई रोज के अंदर ट्रांसफर किया है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, या इसको हम बोलते हैं टेनर, और वो हो गया आपका मेटाफोरिकल टर्म, जिसको हम लोग, जिसके गुण, जिसके एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे एस्क्राइब करते हैं। उसको व्हीकल कह सकते हैं, इसको आप टेनर कह सकते हैं, उसको मेटाफोरिकल टर्म, और इसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये कह रहा है इट कैन डिस्टिंग्विश टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट हो गए, मेटाफोरिकल टर्म रोज, और सब्जेक्ट इधर जो है माय लव, जिसमें आप गुण अप्लाई करते हो। तो यहां तक थोड़ा समझ में आ गया मेटाफर क्या होता है। इसमें दो वस्तुओं को, एक वस्तु का गुण जो है दूसरे में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देख लेते हैं। जैसे आपने कहा सी ऑफ ग्रीफ, मैंने क्या कहा था आपको कि मेटाफर में क्या होता है? शाब्दिक अर्थ अलग होता है और वास्तविक अर्थ अलग होता है। शाब्दिक अर्थ अलग होगा, वास्तविक अर्थ अलग होगा। अब आप कहते हैं कि साहब जीवन जो है वो दुखों का सागर है, सी ऑफ ग्रीफ। अब आप बताइए, क्या कोई जीवन ऐसा हो सकता है जो दुखों का सागर हो? अरे सागर तो पानी से बनता है भाई, सी तो वाटर की ड्रॉप से बनता है, वाटर से बनता है। कौन सा ऐसा सागर आ गया जो दुखों से भरा हुआ होगा? इसका मतलब इसका वर्ड मीनिंग अलग है और इसका मेटाफोरिकल मीनिंग अलग है। तो दुखों का सागर, जीवन दुखों का सागर कैसे? मतलब जिस प्रकार सागर में बहुत सारा पानी होता है, ऐसे अगर किसी के जीवन में बहुत सारा दुख हो तो सी ऑफ ग्रीफ हो गया, दुखों का सागर हो गया। बहुत दुख है उसकी जिंदगी में, तो सी ऑफ ग्रीफ मतलब हाउ एंड वेयर डज वन कम अक्रॉस सी दैट इज फिल्ड नॉट विद वाटर बट विद ग्रीफ। आप बताओ ऐसा कौन सा सागर है जो पानी से भरा हुआ नहीं है बल्कि वो ग्रीफ से भरा हुआ है? ऐसा कोई सागर तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह मेटाफर का यूज किया है। मेटाफर का मतलब ये होता है जबकि सेंटेंस को आप देख रहे हो, आपको लग रहा है इसका वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग तो अलग है और इसका कोई दूसरा मीनिंग और होगा, वो मेटाफोरिकल मीनिंग होगा, इसलिए इसमें मेटाफर है। तो अगर कोई कह रहा है कि लाइफ इज सी ऑफ ग्रीफ, इसका मतलब मेटाफर है इसके अंदर। जैसे कहा ब्रोकन हार्ट, उसका दिल टूटा हुआ है। अब आप बताइए कोई दिल टूट सकता है क्या? क्या लिटरली को दिल टूट गया क्या? इसका मतलब थोड़ी कि साहब उसके दिल के पार्ट हो गए, एक आलिंद अलग हो गया, नीले अलग हो गया, फुफ्फुस से वो कट गया, उसके टुकड़े हजार हुए। लोग गाते गाना दिल के टुकड़े हुए हजार, दिल टोटे टोटे हो गया। तो क्या वास्तव में दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्या? क्या वो ऐसे छिन्न भिन्न हो जाता है क्या? बिखर जाता है क्या फर्श के ऊपर? नहीं, ये वर्ड मीनिंग इसका सही नहीं है। इसका मतलब कोई इसका और मीनिंग है, कोई छिपा हुआ अर्थ है, कोई दूसरा अर्थ है, कोई मेटाफोरिकल अर्थ है। ये कोई मेटाफोरिकल टर्म यूज किया गया है, तो यह मेटाफर है। ब्रोकन हार्ट, योर हार्ट इज नॉट लिटरली ब्रोकन। इसका मतलब है कि आपका दिल लिटरली नहीं टूटा है इनटू पीसेस, टुकड़ों में। यू जस्ट फील हर्ट, आपको ना ऐसा थोड़ा हर्ट फील हो रहा है, चोट लगी है, सैडनेस फील हो रहा है, आपको थोड़ा दुख महसूस हो रहा है, उसके लिए आप यूज करते हैं। ऐसे आपने कहा द लाइट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की रोशनी। तो अगर कोई आपके जीवन की रोशनी है तो क्या वो एलईडी बल्ब है क्या?
क्या वो कोई लालटेन या कोई टॉर्च है क्या आपके जीवन की? ये मीनिंग तो नहीं होगा। इसका कोई दूसरा छिपा हुआ मीनिंग है, कोई हिडन मीनिंग है, कोई इम्प्लिसिट कंपैरिजन है। इसका मतलब कोई और ऐसी चीज के गुण इसमें डाले गए हैं, अप्लाई किए गए हैं। शाब्दिक अर्थ अलग है और इसका मेटाफोरिकल मीनिंग अलग है, तो यानी मेटाफर यूज किया गया है। तो जीवन की रोशनी का मतलब होता है कि वो कोई ऐसा, कोई जैसे होता ना कि कोई एक महिला है, कोई एक औरत है, उसके ना हस्बैंड उसकी शादी के कुछ साल बाद ही गुजर गए। अब वो जैसे उसके हस्बैंड मर गए ना, जब वो भगवान को प्यारे हो गए, तो उसको लग रहा है कि मैं जीवन जी के मैं क्या करूं, मुझे तो मर जाना चाहिए। तभी उसको एक अपना छोटा बच्चा दिखाई देता है खेलता हुआ। उसको लगता है कि मेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा, मैं अब जीऊंगी लेकिन इस बच्चे के लिए जीऊंगी। तो उसको जीने की राह कौन दिखा रहा है, रोशनी कौन दिखा रहा है? वो छोटा बच्चा। वो उसके जीवन की लाइट है, द लाइट ऑफ हर लाइफ, द लाइट ऑफ माई लाइफ। द पर्सन डिस्क्राइब, ऐसा व्यक्ति के लिए बोलते हैं बाय दिस मेटाफर इजंट रियली प्रोवाइडिंग फिजिकल लाइट, जो आपको फिजिकल लाइट नहीं प्रोवाइड करा रहा है। ही और शी इज जस्ट समवन हु ब्रिंग्स हैप्पीनेस और जॉय। वो वैसा व्यक्ति, वो बच्चा वो है जो आपकी जिंदगी में खुशी, आपकी जिंदगी में जीने का एक कारण लेकर आ रहा है। ऐसे ही आप कहते हैं टाइम इज थी, समय चोर की तरह, यानी कि कहीं ना कहीं समय और चोर की तुलना तो कर रहा है, बट साफ साफ दिखाई नहीं दे रही ये क्या कर रहा है, समय चोर की तरह। तो चोर के गुण वो समय में डाल रहा है। तो चोर यहां पे मेटाफर है और समय उसका सब्जेक्ट है, टाइम सब्जेक्ट है। तो इसमें कौन से गुण डाल रहा है? देखो आप, थीप के, थीप का कौन सा गुण? समय है। समय चोर की तरह है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते क्या कि जिस प्रकार चोर आपके घर में जब आता है तो आपके घर की जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, सोना चांदी, ज्वेलरी, आपका वो मनी, पैसा, और घर के बड़ी बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महंगी चीजें हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, उनको खोल के ले जाएगा। घर की बहुत खूबसूरत जगह ले जाएगा। वो ये थोड़ी कि गटर के बाहर जो आपकी टूटी चप्पल पड़ी है उसको उठा के ले जाएगा, या जो झाड़ू बाहर पड़ी है टूटी फूटी उसको उठा के ले जाएगा। नहीं, वो घर की इंपॉर्टेंट चीजों को लेके जाएगा। तो जिस प्रकार चोर चुपचाप आता है, दबे पांव आता है और आपके घर की वैल्यूएबल थिंग्स को उठा के ले जाता है, इसी प्रकार समय आपके जीवन में चुपचाप आता है और आपके जो वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं, आपकी जो जवानी है, जो आपकी खूबसूरती है, उसको वो धीरे धीरे चुरा के ले जाता है। और एक दिन पता लगता है यार हमारे तो बाल उड़ गए, हम तो बूढ़े होने लगे, बाल सफेद आने लग गए हैं, ठीक है ना, अब हमारी वो टाइम तो चला ही गया, ऐसा आपको लगने लगेगा। टाइम इज अ थीफ, समय बहुत बड़ा चोर है जो आपके वैल्यूएबल टाइम को, वैल्यूएबल मोमेंट्स को चुरा के ले जाता है। टाइम इज नॉट रियली स्टेलिंग एनीथिंग, कुछ चुरा नहीं रहा वास्तव में वैसे तो। दिस मेटाफर जस्ट इंडिकेट्स दैट टाइम पासेस क्विकली, समय बहुत जल्दी गुजर जाता है, एंड आवर लिव्स पासेस अस बाय, और इस प्रकार हमारा जीवन भी साथ साथ में गुजर जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जीवन कब चला गया, कौन चुरा ले गया हमारे जवानी के पल। वो समय ही था जो चोर की तरह काम उसने किया, ठीक है ना। तो इस तरह से मेटाफोरिकल टर्म्स होती हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। देखिए, ही इज द एपल ऑफ माई आई, वो मेरी आंख का एपल है। तो जिस प्रकार एपल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा फल होता है, बहुत ही प्यारा लगने वाला फल होता है, बहुत हेल्दी फ्रूट होता है, उसी प्रकार आपके जीवन में कोई आपकी हेल्थ, अच्छी हेल्थ का कारण है, जो आपको बहुत प्यारा लगता हो, आपकी जो आंखों का तारा हो, उसे आप कहते हैं एपल ऑफ वंस आई। ही इज द एपल ऑफ माई आई। इसका मतलब, एपल का मतलब क्या है? समवन बिलव्ड एंड हेल्ड डियर, जो बहुत ही आपको क्या हो, प्यारा हो। बबली पर्सनैलिटी, बबली पर्सनैलिटी उन लोगों के लिए होता है जो बबल्स की तरह होते हैं। पानी में जैसे बबल्स उठते हैं, अचानक उठते हैं, ऐसे उठ के झूम के ऊपर आते हैं, खुशियां सी फैलाते हैं और थोड़ी देर में बबल्स गायब हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे वो मिलने वाले लोग, वो रिलेटिव्स, वो फ्रेंड्स जो पार्टी में आते हैं, खुशियां बिखेरते हैं, इंजॉय करते हैं, सबको इंजॉय करवाते हैं और चले जाते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं बबली पर्सनैलिटी। जो आपकी जिंदगी में आए, खुशियां फैलाई और चले गए, बबली पर्सनैलिटी। ए बबली पर्सनैलिटी डजंट मीन अ पर्सन इज बबलिंग ओवर विद एनीथिंग, जो बबल कर रहा है ऐसा कोई पर्सन नहीं, बल्कि दैट द पर्सन इज चीयरफुल। इसका मतलब वो आदमी क्या है, बहुत ही चीयरफुल है, खुश मिजाज है। फील ब्लू, जब आप दुखी महसूस करते हैं तो बोलते हैं फील ब्लू, शाब्दिक अर्थ अलग, वास्तविक अर्थ अलग। फैड ऑफ टू स्लीप, जब आपको नींद आती रहती है,
आपको जब नींद आती है तो फेड ऑफ टू स्लीप कहते हैं। तो इस प्रकार से जब शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और वास्तविक अर्थ अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेटाफर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखिए। इनफ्लेम्ड योर टेम्पर, आपने अपना टेम्पर क्या कर दिया है? इनफ्लेम्ड कर दिया है। अब बताओ, क्या टेम्पर को आप आग लगा सकते हो क्या? इनफ्लेम कर सकते हो क्या? भड़का सकते हो क्या? जला सकते हो क्या? बट इसका मतलब है इनफ्लेम्ड टेम्पर मतलब किसी ने आपको गुस्सा बहुत ज्यादा दिला दिया। इनफ्लेम्ड योर टेम्पर, गुस्सा बहुत दिला दिया। द न्यूज इनफ्लेम्ड योर टेम्पर मतलब आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, सिचुएशन आप कंट्रोल में नहीं है, पागल से हो गए आप। बिटवीन द लोअर ईस्ट साइड टेनेंट्स बिल्डिंग्स द स्काई इज स्नूटी हैंडकरचीफ। अब स्काई को क्या कह रहा है? वो स्नूटी हैंडकरचीफ कह रहा है। रुमाल जिसपे आपने स्नूट लगा रखा है, स्नॉट सेडा वेडा लगा दिया, नाक का कुछ गंदा सा चीज लगा दिया आपने, स्नॉट, उसकी तरह कह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। मैन में ब्रेक अ वर्ड विद यू सर एंड वर्ड्स आर बट विंड। शब्द कुछ नहीं होते सिवाय किसके? विंड के। शब्दों को हवा की तरह बता दिया कॉमेडी ऑफ एरर्स में विलियम शेक्सपियर ने। और देखिए, द स्ट्रीट्स वर अ फर्नेस, गलियों को बता रहा है भट्टियों की तरह जो गर्म हो रही है। सन एग्जीक्यूशनर है और वो सन जो है वो जल्लाद की तरह काम कर रहा है। सन को नाम दे दिया एग्जीक्यूशनर का और गलियों को नाम दे दिया फर्नेस, भट्टियों का। बहुत गर्मी पड़ रही है तो गलियां भट्टी की तरह और सूरज जो है वो बिल्कुल जल्लाद की तरह होता है जो हमें जलाने की कोशिश कर रहा है। हम जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए तो बात समझना बहुत आसान है कि हमारे कितनी गर्मी पड़ती है। ऐसा लगता है सूरज जो जल्लाद की तरह काम कर रहा है और गलियां जो है भट्टी हैं जिनमें हम गुजर रहे हैं और जल रहे हैं। तो ये ऐसी बात कही गई है, ठीक है ना। देखिए आप सिंथिया ओजिक के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। माई हार्ट इज लोनली हंटर। हार्ट किसकी तरह बता रहा है? हंटर की। दैट हंट्स ऑन लोनली हिल, जो हंट करता है, भटकता रहता है। एक हंटर एक शिकारी की तरह, एक भटकने वाले उसकी तरह जो अकेली पहाड़ियों में भटकता रहता है दिल। वही जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा, माइल आई वेंडर्ड लाइक आई वेंडर्ड एज अ लोनली क्लाउड, तो उसकी तरह कह रहा है विलियम शार्प। लव इज एन एल्केमिस्ट, लव एक एल्केमिस्ट की तरह है, एक केमिस्ट की तरह है, जादूगर की तरह है, रसायन वालों की तरह है, जो ट्रांसम्यूट कर सकता है पॉइजन इनटू फूड। पॉइजन को जो क्या बना सकता है? खाना बना सकता है। ये जो केमिस्ट होते हैं, एल्केमिस्ट होते हैं, जो ये केमिकल जो काम करते हैं, ये कड़ी जहर की चीजों से भी अच्छी चीज बना देते हैं हमारे लिए और अच्छी चीजों को कड़ा जहर ही बना सकते हैं। तो ये तुलना कर रहा है। मैन्स वर्ड्स आर बुलेट्स, आदमी के शब्दों की तुलना किससे की जा रही है? बुलेट से की जा रही है। गोलियों की तरह होते हैं आदमी के शब्द, जो अगले आदमी को छलनी कर सकते हैं, मार सकते हैं उनको। कई बार शब्द गोली और तीर से भी भयानक काम करते हैं। मैन्स वर्ड्स आर बुलेट्स that their enemies take up and make use of. The rain came down in long knitting needles. The rain came down in long knitting needles. जो बारिश आई वो knitting needles की तरह, सुइयों की तरह आई। ठंड में अगर बारिश गिरती है तो चुभती है वो ठंड की वजह से। ऐसा कर रहा है। ये अलग अलग तरह के इस तरह से इसमें क्या दिए हुए हैं, मतलब एक चीज को दूसरे की मेटाफर के रूप में उसके अंदर अप्लाई कर दिए गए हैं। और देखिए आप, लैंग्वेज इज रोड मैप ऑफ कल्चर। लैंग्वेज क्या होती है? कल्चर का रोड मैप होता है। तो लैंग्वेज को उसने रोड मैप ही बता दिया, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, आइडेंटिफिकेशन दे दी कि जैसे रोड मैप से आप किसी शहर को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, ऐसे ही आप किसी की कल्चर को समझना है तो उसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए। लैंग्वेज से कल्चर का पता लग जाता है। इट टेल्स यू वेयर इट पीपल कम फ्रॉम। लैंग्वेज पता लगता है लोग कहां से हैं। वेयर दे आर गोइंग, कहां जा रहे हैं, सब पता लगता है। रीता में ब्राउन ने कहा, मेमोरी इज अ क्रेजी वुमन। हमारी याददाश्त भी क्रेजी ह्यूमन होती है। याददाश्त जो होती है उसमें अच्छी चीजें याद नहीं रहती, बुरी चीजें याद रहती है। एज ए क्रेजी ह्यूमन, जो पागल औरत होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को साथ नहीं रखेगी, खाने पीने के साथ नहीं रखेगी, अच्छी साथ नहीं रखेगी, बल्कि वो फालतू के फैशन की चीजें, ये वो लिपस्टिक को साथ में रख लेगी। ऐसे याददाश्त होती है, फालतू चीजें दिमाग में ज्यादा रहती हैं, काम की चीजें भूल जाते हैं हम लोग। मेमोरी इज अ क्रेजी वुमन दैट होल्ड्स कलर्ड रैक्स। रंग बिरंगे कपड़ों को साथ में रखेंगी। रैक्स, चिथड़े, पुराने फटे कपड़ों को रंग बिरंगे होने चाहिए बस, उनको रख लेंगे। एंड थ्रोज अवे फूड, मतलब जो खाना है उसके अंदर उसको तो फेंक देंगी, और वो जिस कपड़े में वो खाना लिपटा हुआ है कलरफुल, उस कपड़े को साथ में रख लेंगी। तो इंपॉर्टेंट चीज तो फेंक देती हैं और अनइंपॉर्टेंट रख लेती हैं। ऐसे मेमोरी होती है। तुलना कर दी मेमोरी की क्रेजी वुमन से। लव इज वाइल्ड कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। टाइम इज ड्रेस मेकर। टाइम ड्रेस मेकर की तरह होता है, कपड़े बनाने वाले टेलर की तरह होता है। स्पेशलाइजिंग इन ऑल्ट्रेशन, जो काट पीट में
काफी स्पेशलाइजेशन उसको होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपने क्या पढ़ा, मेटाफर पढ़ा। तो दोस्तों ये हमने मेटाफर पढ़ लिया और हमने सिमिली पढ़ लिया। अब मेटाफर और सिमिली हो गया, दोनों में हम अच्छी तरह से बात कर ली कि दोनों में क्या कॉमन चीजें हैं और क्या अलग अलग चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ अब नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप कि जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कल हम लिटरेरी टर्म्स में और नई बातें करेंगे, हम लोग कोई और नए लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम गाइस।